हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे के सारे? ऑल द ब्यूटीफुल किड्स, ऑल द वंडरफुल किड्स, कैसे हैं सबके सब? आशा करते हैं कि अच्छे हैं। कई लोग ऐसे सर हिला रहे हैं कि अरे ये वाला चैप्टर नहीं हो रहा, हमसे क्या करें। तो मैंने पहले भी कहा था, टेंशन नहीं लेनी है, अपने ऊपर भी भरोसा रखो। इसी चीज को बार बार धीरे धीरे सुनो, चीजें हिंदी में बोल रहा हूं, सुनो उसको वापस से 2 बार 4 बार, आ जाएगा समझ में। ऐसा है नहीं, तुम्हारे अंदर ये पावर है कि तुम चीजें समझ सकते हो। बस किसी को ज्यादा किसी को कम जल्दी समझ में आ सकता है, बट एवरी वन हैज द सेम कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स। स्पीड आगे पीछे हो जाती है बस। तो लेक्चर नंबर 9 हम देख रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर हमें आज चीजें जो देखनी है इस लेक्चर में, वो हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा, उसमें हमने बात करी थी सेंट्रल डॉगमा के लास्ट स्टेप की, दैट वाज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के बारे में हमने सारी बात खत्म कर ली थी। हमने कहा था ट्रांसलेशन में mRNA जो आया, उससे पहले स्मॉल राइबोसोम ने रिकॉग्नाइज किया। जब एक बार स्मॉल राइबोसोम mRNA को रिकॉग्नाइज कर लेता है, फिर हमने कहा इनिशिएटर tRNA आया। डिफरेंस बस ये था कि वो प्रोकैरियोट में फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन लाता है और यूकैरियोट में नॉर्मल मिथ्योनिन। फिर हमने कहा लार्ज कॉम्प्लेक्स उसको कवर कर लेता है, तो ये इनिशिएशन खत्म हो गई थी। लार्ज कॉम्प्लेक्स में एज पर एनसीईआरटी 2 ही साइट है, पी और ए साइट। एक साइड पे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और ए साइड पे फ्रेश टीआरएनए आता है। हमने कहा था पेप्टाइडल ट्रांसफरेज राइबोसोमल आरएनए ही होता है जिसने लार्ज यूनिट का एक पार्ट भी बना रखा है, और वो सेम टाइम पर पेप्टाइड बॉन्ड भी कैटालाइज करता है। बॉन्ड बनने के बाद पूरी की पूरी चेन ट्रांसफर हो जाती है। राइबोसोम एक कोडॉन आगे बढ़ता है तो ए वाली चीज पी पे आ जाती है, पी वाली चीज ई पे चली जाती है, और एक नया ए साइट एक्सपोज हो जाता है जिसपे फ्रेश चार्ज टीआरएनए वापस आ रहा था। इस तरीके से प्रोसेस चल रही थी। लास्ट में रिलीज फैक्टर आता है स्टॉप कोडॉन के लिए, सबको अलग करा देता है। हमने कहा था ट्रांसलेशन में अपने आप में ये ट्रांसलेशन शुरू होने से पहले सबसे पहले टीआरएनए के साथ अमीनो एसिड को जोड़ना था, तो उसको हमने कहा था चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए। तो ये प्रोसेस हमने देखी थी कि एंजाइम प्लस एटीपी प्लस अमीनो एसिड, पीपीआई हट रहा था, एंजाइम अमीनो एसिड और एएमपी बच रहा था। फिर हमने कहा जब टीआरएनए आ जाता है तो एएमपी को हटाते हैं, अमीनो एसिड को टीआरएनए पे लगा के एंजाइम उसको अलग कर देता है। तो चार्ज टीआरएनए रेडी हो जाते हैं और सारी प्रोसेस ट्रांसलेशन की चलती रहती है। तो हमने कहा था इस तरीके से डीएनए ने अपनी इंफॉर्मेशन आरएनए को दी, एमआरएनए वो इंफॉर्मेशन लेके बैठा है, टीआरएनए अमीनो एसिड लेके आता है, और आरआरएनए ने राइबोसोम का स्ट्रक्चर भी बना रखा है, और वही आरआरएनए पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम का काम भी करता है। तो हमने कहा था ये सारा मैकेनिज्म आरएनए के ही चारों तरफ घूम रहा है। एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए सब यही काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा था आरएनए वर्ल्ड में कि एवरीथिंग हैज इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए। हमने कहा था यूकैरियोट में जो स्प्लाइसिंग हो रही है, इंट्रॉन हटता है एक्सॉन जुड़ता है, तो वो भी हमने कहा था एसएनआरएनए और प्रोटीन्स मिलके कर रहे हैं। तो वो एसएनआरएनए क्या था? खुद राइबोजाइम था। तो सारी चीज हम कवर कर चुके हैं। आज हम 2 चीजें देखेंगे, दैट इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जब आप रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की बात करते हो तो हम सबको पता है कि हमारी जिंदगी एक जाइगोट से स्टार्ट हुई थी, ठीक है? तो जब जीन एक्सप्रेशन का नाम आता है मतलब वो जीन अपना प्रोटीन बनवा पा रही है, तो उसको हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। तो आज की हेडिंग है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेस करेगी या नहीं, मतलब वो जीन प्रोटीन बनाएगी या नहीं, उसे हम कहते हैं जीन का एक्सप्रेशन। अगर हम बात करते हैं, मान लो तुम हो, ये कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसकी लाइफ साइकिल एक जाइगोट से स्टार्ट हुई थी।
है कि नहीं? अब इस जाइगोट से एम्ब्रियो बना, माइटोसिस से सारी डिवीजन होती है। तो इसका मतलब क्या है कि उस जाइगोट का वो जो सेल था उसके पास जो क्रोमोसोम्स थे, एम्ब्रियो के हर सेल में वही क्रोमोसोम है। अब ये एम्ब्रियो आगे जाके इंडिविजुअल बन गया है। तो इस इंडिविजुअल के अंदर जितने भी सेल्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, सबके पास जेनेटिक मटेरियल तो सेम ही है। अगर मैं बोलूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मान लो मैंने अपना कोई ब्रेन का सेल निकाला, मैंने लिवर का सेल निकाला, मैंने कोई स्टमक का सेल निकाला, मैंने लंग्स का सेल निकाला, स्किन का सेल निकाला, कुछ भी निकाला मैंने अपने बॉडी के सेल का, तो ईच एंड एवरी सेल हैज द सेम टू एन कंटेंट। सबके पास तो सेम ही क्रोमोसोम्स हैं। तभी जब ऐसे तुम सीआईडी देखते हो घर पे बैठ के, तुम सीआईडी में देखते हो ना कि अरे वहां से उसका बाल मिला, अरे वहां से स्किन मिल गई, तो तुम किसी भी चीज से इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर लेते हो। कैसे? क्योंकि ईच एंड एवरी सेल ऑफ दैट इंडिविजुअल हैज द सेम जेनेटिक मटेरियल। वही 46 क्रोमोसोम्स सब सेल के अंदर पाए जाते हैं। इसका मतलब ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी हैज सेम सेट ऑफ जीन्स। इंसुलिन बनाने की जो जीन है, ऐसा नहीं कि खाली सिर्फ लिवर के पास है, वो ब्रेन, स्किन, स्टमक, लंग्स सबके पास है। एवरीवन हैज इट। लेकिन काम वो सिर्फ लिवर के पास कर रहा होगा, है कि नहीं? कोई हार्मोन है जो ब्रेन का कोई सेल बना रहा है, उस हार्मोन को बनाने की जीन तुम्हारे स्किन, लिवर, स्टमक, लंग्स सबके पास है। तुम्हारा जो स्टमक है वहां से बहुत सारे एंजाइम्स, गैस्ट्रिक जूसेस, HCl, ये सब चीजें सिक्रेट होती हैं। तो स्टमक का वो जो सेल जो चीज बना रहा है, उसके लिए जो जीन है वो ब्रेन के पास भी है, वो चीज तुम्हारे लंग्स के पास भी है, वो चीज स्किन के पास भी है। तो एक इंडिविजुअल के बॉडी का कोई भी सेल लो, उसके न्यूक्लियस में वही सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, वही सेट ऑफ जीन्स हैं। लेकिन सारे के सारे मेंबर हर जगह काम नहीं करते। सारे के सारे मेंबर हर जगह काम नहीं करते। कुछ जीन्स स्किन में काम करेंगी, बाकी जगह नहीं। कुछ ब्रेन में काम करेंगी, बाकी जगह नहीं। कुछ जीन खाली स्टमक में काम करेंगी, बाकी जगह नहीं। कुछ जीन्स खाली सलाइवरा, जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड है माउथ में, उसके आसपास ही काम करेंगी, बाकी जगह नहीं। तो यही है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। आपकी बॉडी उस जीन से प्रोटीन बनेगा या नहीं, उसको रेगुलेट करता है। उसको ये कंट्रोल दिखाना पड़ता है कि कब कौन सी जीन को काम कराना है, कब कौन सी जीन को काम नहीं कराना। दो एग्जांपल और देता हूं। कितने लोगों को हैबिट होती है मेरे जैसे घड़ी पहनने की, है ना? और कई लोगों को हैबिट है बहुत टाइट घड़ी बांधने की, और पूरे पूरे दिन पहनते हैं, सिर्फ रात को सोने में उतारते हैं या फिर वो भी नहीं उतारते। वाइल टेकिंग अ बाथ, नहाते में उतार दी, अगर वाटर प्रूफ है तो वो भी नहीं उतारी। तो जब भी ऐसे लोग अपनी घड़ी हटाते हैं, तो जो नॉर्मल स्किन टोन है वो तो अलग है, जहां से घड़ी हटती है उस एरिया में अलग से स्किन टोन आ जाती है। सेम चीज चप्पल के साथ होती है। ठीक है, भाई साहब है मेरे, भाई साहब ने जिंदगी में कुछ लंबा टाइम जब हॉस्टल में थे, तो भाई साहब ने क्या किया, चप्पल पहन के घूमते थे भाई साहब, और वो पूरे पूरे दिन ही चप्पल में घूमते थे। तो जब वो वापस आए हमारे पास, तो अब उनके पैरों पे अब तो सही उन्हें लग गया है, वरना पहले जब वो आए थे, तो जब आप उनके पाँव देखें तो उस पर वो जो चप्पल की स्ट्रैप होती है ना, उसकी साफ साफ निशान दिखते थे। वो वाला स्किन लाइट था, बाकी उसके पैर का स्किन कलर अलग हो गया। कैसे? जीन्स तो वही है स्किन सेल्स की, लेकिन जितने एरिया में लाइट नहीं पड़ती, कई बार होता है टी शर्ट आप पहनते हो, टी शर्ट ऊपर करो तो स्किन लाइट है, टी शर्ट के नीचे स्किन डार्क है। कैसे? क्योंकि जिस पोर्शन पे लाइट नहीं पड़ती ज्यादा, वहां पे मेलानिन पिगमेंट बनाने का सिग्नल नहीं जाता है ज्यादा। तो जीन्स तो हैं वहां पे भी, लेकिन वो जीन्स ऑफ हो जाती हैं, तो वो वहां पे मेलानिन पिगमेंट नहीं बनाती। बाकी जो एरिया कॉन्स्टेंटली सनरेज के लिए एक्सपोज होता है, वहां सिग्नल आता है कि भाई सनरेज के प्रोटेक्शन से, यूवी के प्रोटेक्शन से मेलानिन चाहिए।
तो वहां मेलानिन बनता जाता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब लाइट एक्सपोजर सेम पड़ेगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो सारा स्किन शेड सेम हो जाएगा। वो टैन लाइन जो होती है परमानेंट नहीं होती। कुछ टाइम बाद अगर उस एरिया पे भी सेम लाइट गिरती जाएगी तो वो भी कुछ टाइम बाद सेम स्किन कलर का हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। वो जीन काम कर रहा है या नहीं, तो जीन अगर प्रोटीन बनाता है तो उसको जीन एक्सप्रेशन कहते हैं, और वो जीन को ऑन रखना है उसको ऑफ रखना है वो उसका रेगुलेशन कहलाता है। और ये सारी की सारी जो रेगुलेशन है एनसीईआरटी की लाइंस हैं एग्जैक्ट ये, तो कॉपी में लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते, योर विश। तो ये जो रेगुलेशन होता है ये कैसा है, मेटाबॉलिक है प्लस फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल भी है, जो ये डिसाइड करेंगे कि वो जीन से प्रोटीन बनेगा या नहीं। ठीक है, आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, आपकी फिजियोलॉजी कैसी है, आपके सराउंडिंग का एनवायरनमेंट कैसा है, ये सब मिलके डिसाइड करते हैं कि जीन एक्सप्रेस होएगा या नहीं। अब अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, जैसा मैं तुम्हें रेप्लिकेशन से समझाता आ रहा हूं, यूकैरियोट्स के चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, आज भी अंडर डिस्कवरी हैं। तो हम इस रेगुलेशन के कॉन्सेप्ट को भी बिल्कुल मतलब जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है ना एनसीईआरटी ने उसका लिटरली 1 या 2% दिया है, तो हम भी वो 1 या 2% का ही छोटा सा बेसिक सा लेवल पढ़ेंगे। तो यूकैरियोट में रेगुलेशन कितने लेवल पे हो सकती है ये सबको लिखना है कॉपी में, ये लिखना है, डायग्राम से समझाऊंगा तुम्हें मैं ये। एक यूकैरियोट में उस जीन से प्रोटीन बनेगा या नहीं वो 4 मेजर लेवल पे कंट्रोल किया जाता है। पहले लेवल को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इन यूकैरियोट्स रेगुलेशन कैन बी एक्सर्टेड एट, सेम एनसीईआरटी को कॉपी करके दिमाग में बैठाना है। फर्स्ट लेवल इज ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट हमने कहा था एचएनआरएनए को कहते हैं। तो द फर्स्ट लेवल इज एचएनआरएनए का लेवल। तुम एचएनआरएनए बनने ही मत दो, आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर दो। एचएनआरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन तो बिल्कुल नहीं बन सकता। सेकेंड लेवल लिखो प्रोसेसिंग लेवल। प्रोसेसिंग लेवल हमने कहा था यूकैरियोट में जो एचएनआरएनए बनता है वो मैच्योर या नहीं है। एचएनआरएनए से प्रोटीन नहीं बनाया जाता क्योंकि उसमें इंट्रॉन्स हैं जो काम के नहीं है। कैपिंग और टेलिंग तो प्रोटेक्टिव फीचर्स हैं। आपका जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, मान लो गलती से कोई इंट्रॉन कट के नहीं निकला, वो पास हो गया, तो वो इंट्रॉन अब अगर वो एमआरएनए का पार्ट बन गया है तो उसके सीक्वेंस एज कोडॉन रीड कर लिए जाएंगे, और हो सकता है फ्रेम शिफ्ट हो जाए, हो सकता है मिससेंस म्यूटेशन हो जाए, हो सकता है नॉनसेंस म्यूटेशन हो जाए, हो सकता है साइलेंट म्यूटेशन रह जाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी गड़बड़ आ सकती है, आपको नहीं पता वो क्या गड़बड़ होगी। तो सेकेंड इज प्रोसेसिंग लेवल, स्प्लाइसिंग को रुकवा दो। एचएनआरएनए से एमआरएनए बनने ही मत दो उसको कभी, तो भी काम नहीं हो सकता। थर्ड लेवल हमने पढ़ा था यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इनसाइड न्यूक्लियस बट ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म में होना है। तो इसका मतलब न्यूक्लियस से न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर जाना चाहता है कौन, एमआरएनए। तो अगर तुम उस मूवमेंट को रोक दो, मान लो तुम एक कमरे में बैठे हो, तुम्हें लड़ाई करने के लिए कमरे से बाहर जाना है, मैंने कमरे पे ताला मार दिया, कमरे को मैंने एकदम जादुई शक्तियों से सील कर दिया है, तुम कुछ भी करके उस कमरे से बाहर ही नहीं निकल सकते, तो तुम बाहर जाके कोई पार्टिसिपेशन कर ही नहीं सकते लड़ाई में अब। तो अगर एमआरएनए का ट्रांसलेशन करना है तो उसको न्यूक्लियस से बाहर जो राइबोसोम्स है उनके पास जाना पड़ेगा। न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम्स काम नहीं करते हैं। तो थर्ड लेवल इज ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, इसको भी रोका जा सकता है। और मान लो वो एमआरएनए बाहर पहुंच ही गया तो फिर तो फाइनल लेवल है ट्रांसलेशन का। हर लेवल के अंदर भी सब लेवल्स हैं, जैसे कि मान लो ट्रांसलेशन का लेवल है, कई एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, स्मॉल सब यूनिट को एमआरएनए से जुड़ने नहीं देते, तो भी ट्रांसलेशन रुक जाएगी। कई एंटीबायोटिक्स, कई दवाइयां होती है जो टीआरएनए को नहीं जुड़ने देती, कई एंटीबायोटिक्स लार्ज यूनिट को नहीं जुड़ने देती। अगर सब जुड़ भी गए तो कई एंटीबायोटिक्स, कई दवाइयां हैं ऐसी जो
राइबोसोम को आगे नहीं बढ़ने देती। तो देयर कैन बी वैरायटी ऑफ केमिकल्स, वैरायटी ऑफ एंटीबायोटिक्स, जो दवाइयां तुम्हें डॉक्टर देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लेवल हैं एक यूकैरियोट में कि आप प्रोसेस ऑफ जीन एक्सप्रेशन को रोक सकते हो। अगर तुम चाहते हो जीन एक्सप्रेस हो, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन चाहिए, तो जीन से, उस डीएनए के टेम्पलेट से एचएनआरएनए बन जाएगा, एचएनआरएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए बाहर भी जाएगा, बाहर उसका ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बन जाएगा। बट तुम नहीं चाहते ये हो, तो ये 4 लेवल है जहां तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो, और हर लेवल में और भी सब कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो ये है सारी यूकैरियोट की चीज। मैं बना देता हूं तुम्हारे साथ, टेंशन मत लो। कैसे बनाना है मैं तुम्हें शो करता हूं। ये जो हमने बाहर बनाई है, ये है सारी हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डायग्राम देख के सोचने लग जाते हो, अरे हम ये कैसे करेंगे सर। एक मेरा बड़ा प्यारा बच्चा है, वो हमेशा ऐसे ही बोलता है, हमेशा ऐसे ही बोलता है। सर नहीं बोलेगा, अरे सर। तो अरे सर तुम भी यही कर रहे हो सर, आप ही बनवा दो, सब कुछ आप ही करवा दो, नीट का पेपर भी आप ही दे दो हमारे लिए। ये है न्यूक्लियर पोर्स। 11th के एनसीईआरटी खोलना आज घर जाके, सेल चैप्टर के अंदर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखना, तो तुम्हें ये चीज मिलेगी। न्यूक्लियस के अंदर का जो एरिया है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस की दो दो मेम्ब्रेन है और बीच बीच में गैप्स होते हैं, नोन एज न्यूक्लियर पोर। बाहर का सारा एरिया न्यूक्लियस का जो है, इसी को आप साइटोप्लाज्म, या कभी कभी हम साइटोसॉल बोल देते हैं, स्लाइट ही डिफरेंस है उनमें, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब हमने क्या कहा, सबसे पहली चीज, मेरे पास डीएनए है, आई हैव द डीएनए। सबसे पहली चीज क्या है, द वेरी फर्स्ट थिंग जो इस डीएनए से बनेगी, मुझे पता है इस डीएनए से सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा एचएनआरएनए। अगर मैं यही ना बनने दूं, तो आगे प्रोटीन बनना दूर की बात है, मैं इसको रोक सकता हूं। मान लो नहीं रोक पाया, कोई बात नहीं। मुझे पता है कि इस एचएनआरएनए से, इस एचएनआरएनए से हमें बनाना है एक एमआरएनए। अब जो एचएनआरएनए होता है, एचएनआरएनए में मैंने कहा था बीच बीच में इंट्रॉन्स मिलते हैं, यहां पे बीच बीच में इंट्रॉन्स हैं। जो काम के पोर्शन थे उनको हमने कहा था एक्सॉन। लेकिन अगर ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चला गया, तो मुझे पता है कि इसके पास 5 प्राइम एंड पे कैप लगी होगी, इसके पास 3 प्राइम एंड पर पॉली ए टेल लगी होगी, तो जाके ये एमआरएनए बनेगा। और बीच में क्या है, सिर्फ सारे एक्सॉन्स जुड़ चुके हैं, इंट्रॉन्स हट चुके हैं, तो ये बना एमआरएनए। अगर मैं एचएनआरएनए से एमआरएनए बनने को भी रोक दूं, तो भी प्रोटीन नहीं बन सकते, ठीक है। नहीं रोक पाया, कोई बात नहीं। इसको अभी इससे बाहर जाना है। अंदर राइबोसोमल सब यूनिट्स जो है ना, वो न्यूक्लियोलस में बन तो जाते हैं, लेकिन काम नहीं करते। काम साइटोप्लाज्म में ही कर सकते हैं सिर्फ, अंदर कोई राइबोसोम फंक्शनल नहीं होता। राइबोसोम सब यूनिट्स आर नॉट फंक्शनल inside
न्यूक्लियस। हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोलस होता है न्यूक्लियस के अंदर। उस न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल आरएनए बनता है, उससे राइबोसोमल सब यूनिट्स भी बन जाते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना, न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम के यूनिट्स काम नहीं कर सकते, काम हमेशा साइटोप्लाज्म में करेंगे। तो अब यही एमआरएनए जो है, द एमआरएनए हैज टू गो आउटसाइड न्यूक्लियोप्लाज्म से, न्यूक्लियर पोर के थ्रू उसे साइटोप्लाज्म में आना है। इट हैज टू कम आउटसाइड 5 प्राइम की कैप, फिर खाली एक्सॉन्स के सीक्वेंसेस और पॉली ए की टेल। ठीक है, ये हो गया मेरी टेल। तो ये एमआरएनए बाहर आएगा, फिर हमने क्या पढ़ा था, इस एमआरएनए में कहीं ना कहीं एयूजी होगा, फिर कुछ सीक्वेंसेस होंगे कोडॉन्स के, और मान लेते हैं यूएजी है, फिर स्टॉप कोडॉन है। तो हमने कहा था इतने रीजन को आप बोल दोगे ट्रांसलेशन यूनिट। हमने कहा था इसके 5 प्राइम की तरफ अनट्रांसलेटेड यूनिट है, स्टॉप के 3 प्राइम की तरफ भी अनट्रांसलेटेड यूनिट है। दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट नहीं होते, ट्रांसलेशन कराने के लिए जरूरी है। तो ये एमआरएनए आ गया बाहर। अगर तुम इस स्टेप को भी रोक दो तब भी प्रोटीन नहीं बन सकता। मान लो ये आ गया बाहर। अब बाहर आने के बाद हमने क्या कहा था, अगर ये सब कुछ कर चुका है, एवरीथिंग हैज बीन डन, बट अभी भी एक चीज है, क्या? मुझे पता है कि लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट वो इसके पास आने की कोशिश करेंगे। स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, ये इसके पास आने की कोशिश करेंगे। और जब ये कोशिश पूरी हो जाएगी तो हमने क्या कहा था, व्हाट विल हैपन? ये राइबोसोम आके बाइंड करेगा, हमने कहा था राइबोसोम हमने कहा था राइबोसोम 5 to 3 डायरेक्शन में मूव करता है, और हमने कहा था ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना के रिलीज करता रहेगा। ठीक है, तो एक यू कैरियोट के अंदर डीएनए से आरएनए एचएनआरएनए बनता है, एचएनआरएनए से एमआरएनए बनता है, वो ट्रांसपोर्ट होके बाहर आता है। लार्ज सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट इससे जब जुड़ेंगी तब वो फोर्थ प्रोसेस ट्रांसलेशन की स्टार्ट होगी। तो तुम्हारे पास साफ साफ दिख रहा है ये 4 लेवल्स हैं, 1 2 3 4। किसी को भी तुमने ब्लॉक कर दिया तो प्रोसेस ऑफ जीन एक्सप्रेशन विल स्टॉप। 4 लेवल है जहां तुम रेगुलेशन कर सकते हो कि तुम्हारा जीन एक्सप्रेस हो या ना हो। जीन कहाँ है? डीएनए के टुकड़े में। क्या बन रहा है उससे? पॉलीपेप्टाइड चेन, जो आगे जाके फंक्शनल प्रोटीन बनेगा। तो ये है वो 4 लेवल्स जहां पे यू कैन एक्सर्ट कंट्रोल, यू कैन एक्सर्ट योर पावर। ठीक है, डीएनए से प्री एमआरएनए बना, प्री एमआरएनए एचएनआरएनए का ही दूसरा नाम था, फिर प्रोसेसिंग लेवल, फिर ट्रांसपोर्ट लेवल, और फिर ट्रांसलेशन लेवल। तो यहां पे भी वही सारी चीजें हैं, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल और फोर्थ लेवल। दीज आर द 4 लेवल्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। देख लो इसको।
levels of gene regulation in eukaryotes. Single view, and that is about eukaryotes. यूकैरियोट के अंदर और कुछ नहीं देखना है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी किसी चीज में आगे नहीं जाना. दिस इज इनफ फॉर यूकैरियोट्स. ठीक है, चलो अब बात आती है प्रोकैरियोट्स की. जैसा हमने कहा, हम सारे की सारी चीजों को जो भी बहुत पढ़ रहे हैं वो मेनली प्रोकैरियोट की मदद से पढ़ते हैं. अब अपने खोलो ट्रांसक्रिप्शन के नोट्स. जहां यूकैरियोट प्रोकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन खत्म किया था, वहां पे देखो कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे. क्या 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 पॉइंट्स लिखवाए थे? हमने कहा था अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट की, अगर एक प्रोकैरियोट की मैं बात करूं तो हमने क्या कहा था, इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल है, पहली बात तो कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं थी. भाई यूकैरियोट है तो आधा काम न्यूक्लियस के अंदर चल रहा है, बाकी काम न्यूक्लियस के बाहर. सारा रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेसिंग कहां चल रही है? न्यूक्लियस के अंदर. सारी की सारी ट्रांसलेशन कहां चल रही है? न्यूक्लियस के बाहर. तो कंपार्टमेंट्स हैं. प्रोकैरियोट में कोई कंपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है. तो ये जो थर्ड वाला लेवल है तो हमारा ट्रांसपोर्ट का लेवल, ये लेवल प्रोकैरियोट में कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं रखता, कुछ ट्रांसपोर्ट कराने ही नहीं है, सब कुछ साइटोप्लाज्म में है. फिर दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी? हमने कहा था कि जो मेरा पॉलीमरेज है, ये है मेरा आरएनए पॉलीमरेज, ये है मेरा डीएनए. इस आरएनए पॉलीमरेज से एक आरएनए चेन निकल रही है. और हमने क्या कहा था, प्रोकैरियोट में सीधा क्या बनता है? एमआरएनए. प्रोकैरियोट के अंदर ये एचएन वाला कॉन्सेप्ट था ही नहीं, उनका डीएनए सीधा एमआरएनए बनाता है. प्रोकैरियोट के डीएनए में एक्सॉन इंट्रॉन का कॉन्सेप्ट नहीं था, कैपिंग और टेलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था. दे डिड नॉट नीड इट, जरूरत ही नहीं थी. तो हमने क्या पढ़ा था इनमें कि जैसे जैसे ये आरएनए बनता जा रहा है, हमने कहा था आरएनए बनता जा रहा है, और हमने कहा कि हाथ के हाथ राइबोसोम इससे जुड़ जाता है. सेम टाइम पर राइबोसोम इससे जुड़ जाएगा, और हमने कहा था ये राइबोसोम क्या शुरू कर देगा? प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा. तो प्रोकैरियोट में हमने कहा था कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, कोई आरएनए की प्रोसेसिंग नहीं है, तो उनमें ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड, दे अकर साइमल्टेनियसली. आरएनए पूरा बना भी नहीं है, उससे पहले ही जितना एमआरएनए है उस पर राइबोसोम जोड़ के प्रोटीन बनाना शुरू कर चुका है. तो दो चीजें अब यहां पे क्या? पहली चीज, ट्रांसपोर्ट वाला कोई कॉन्सेप्ट प्रोकैरियोट में है ही नहीं, क्योंकि कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, तभी कुछ साइटोप्लाज्म में हो रहा है. ठीक है. और दूसरी चीज कि वहां पे ये एचएनआरएनए बनने वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं, सीधा एमआरएनए बनता है. तो दो लेवल जो थे वो तो सीधा सीधा प्रोकैरियोट्स में खत्म. प्रोकैरियोट में ना तो कोई प्रोसेसिंग चाहिए, ना ही प्रोकैरियोट में कोई ट्रांसपोर्ट चाहिए. तो प्रोकैरियोट के पास तो दो ही लेवल बचे, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन. इनके पास एचएनआरएनए बनना नहीं है. ठीक है, सीधा एमआरएनए बनता है. तो देयर इज नो प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड, देयर इज नो ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड. सीधा सीधा क्या होते हुए दिख रहा है यहां पे? ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो एमआरएनए बन रहा है, राइबोसोम जुड़ गया तो ट्रांसलेशन हो रहा है. यही दो लेवल है.
और क्योंकि ट्रांसलेशन साइमल्टेनियसली हो जाता है, तो बेस्ट लेवल कंट्रोल का क्या है कि तुम ट्रांसक्रिप्शन ही मत होने दो। ना होगा बांस, ठीक है, ना बनेगी बांसुरी। जब तुम्हारे पास बांस ही नहीं है तो बांसुरी बन ही नहीं सकती। ठीक, तो सेम चीज है कि अब तुम तो ये सोच के बैठे हो आरएनए तो बन रहा है, बनने दो, मैं तो ट्रांसलेशन रोकूंगा। बट मूर्ख, तुम तो ये पता ही नहीं कर पाए, तुम्हें तो पता ही नहीं चला कि वो जब आरएनए बना रहा है तो वो जरूरत नहीं है कि वो आरएनए पहले खत्म हो बनना। थोड़ा सा भी आरएनए बनता है तो ट्रांसलेशन साथ में शुरू हो चुका है। तो उसको जो भी अपना हार्मफुल प्रोडक्ट बनाना है वो चुपचाप धीरे धीरे बनाता जा रहा है, धीरे धीरे बनाता जा रहा है। और तुम सोच के बैठे यार अभी तो ये आरएनए ही बना रहा है, देख लेंगे इसे। अगर ये एक बार आरएनए बनाना खत्म कर देगा ना, उतनी देर में तो इसका बस कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में अपना प्रोटीन भी बना चुका होगा। और तुमको लगेगा यार इसने ट्रांसक्रिप्शन कर लिया, क्या बात, ट्रांसलेशन कर नहीं रहा, ये लगता है खराब बैक्टीरिया है, तुमसे बहुत चालाक है। तो प्रोकैरियोट में सबसे बेस्ट तरीका है कि आरएनए ही मत बनने दो। तो इनके अंदर बेस्ट लेवल फॉर कंट्रोल इज द ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। तो एनसीईआरटी यही लिखती है कि प्रोकैरियोट्स में, कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखो ये पॉइंट, इन प्रोकैरियोट्स कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रीडोमिनेंट साइट। प्रीडोमिनेंट मतलब मेन, ये नहीं लिखा इट इज द ओनली साइट, ये मेन साइट है। प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन को ही कंट्रोल में ले आओ, ट्रांसक्रिप्शन होने ही मत दो। तो वो बेस्ट तरीका है उस जीन से प्रोटीन को बनने से रोकने का। ठीक है, यहां पे इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए दो साइंटिस्ट थे, जेकब एंड मोनोड। जेकब एंड मोनोड, इन्होंने ओपरॉन कॉन्सेप्ट ढूंढा था। सबसे पहला ओपरॉन जो पढ़ के बताया इन्होंने वो था लैक ओपरॉन। लैक्टोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, लैक फॉर लैक्टोज। और ये जो ओपरॉन वर्ड है, ओपरॉन इज अ टाइप ऑफ शॉर्ट फॉर्म फॉर द ऑपरेशनल यूनिट। इसको बिल्कुल ऐसे समझो, दो टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, दो टाइप का ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन वर्ड को पहले एग्जांपल से उसको मन में बिठाओ। सबको पता है हॉस्पिटल में ऑपरेशन होता है, तो अब खुद सोचो, एक पेशेंट है और एक सर्जन है, क्या वो सर्जन अकेले ऑपरेशन करता है क्या? इट इज ऑलवेज अ टीम विच परफॉर्म्स द ऑपरेशन। हो सकता है वो एक मेन सर्जन होगा, मेन सर्जन के साथ भी असिस्टेंट सर्जन होंगे, जूनियर सर्जन होंगे, उनके अलावा बहुत सारे एमबीबीएस, नॉर्मल एमबीबीएस ग्रेजुएट्स भी हो सकते हैं जो अपनी शायद मास्टर्स या एमडी की तैयारी वगैरह कर रहे हो, सर्जरी की तैयारी वगैरह कर रहे हो सकता है कि कोई एमबीबीएस का जूनियर इंटर्न हो 4th ईयर का, उसको बस खड़ा किया हुआ है भाई कॉटन पकड़ा दे। कितनी सारी नर्सेस की टीम होगी वहां पे। तो एक ऑपरेशन करने के पीछे एक बहुत बड़े लोगों का हाथ है। ऐसा नहीं कि वो बस मेन सर्जन ही का सारा रोल है, सबसे बड़ा रोल है, बट अकेला रोल नहीं है। फिर सेकंड, सबने उरी मूवी देखी होगी, सबने, ज्यादातर लोगों ने देखी है। तो वो भी क्या होता है, आप पढ़ते हो ना बहुत सारे ऑपरेशन, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है, ये ऑपरेशन, वो ऑपरेशन, फलाना ढिमका। तो उनमें भी क्या है, उनको भी ऑपरेशन क्यों कहते हैं? वो अकेले मेंबर का काम नहीं है, बहुत सारे लेवल पे बहुत सारी टीम काम करती है जो मिलके एक टास्क पूरा करेंगे। कोई भी ऑपरेशन, अगर आर्मी डिफेंस में कोई ऑपरेशन रन होता है तो आपको तो पता है कि भाई जो फुट सोल्जर्स हैं उनके, वो जाके फाइनल काम कर रहे हैं, लेकिन पूरी स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी वो कोई और डिसाइड करता है। तुमने कितनी सारी स्पाई मूवीज देखी होती है जेम्स बॉन्ड टाइप की, है ना? तो देखा है ना उन सब में कि अकेले वो कुछ काम नहीं कर रहे, वो एक जगह जाते हैं तो उनको ऑलरेडी एक बैग मिलता है जिसमें उनके लिए नया पासपोर्ट, उनके वेपन्स, उनके लिए कपड़े, कोई आईडी कार्ड किसी जगह का चाहिए, सब कुछ पहले से होता है। फिर वो उस बैग को लेके पता नहीं कहां कहां से निकलते हैं तो एक गाड़ी चाबी के साथ फुल पेट्रोल फुल डीजल के साथ पड़ी होती है ना? तो वो सब किसने किया? किसी ने किया बैक एंड पे, तो वो भी उस ऑपरेशन का पार्ट है। तो यही चीज जेकब और मोनोड ने समझाई थी कि
एक प्रोकैरियोट में है तो वो खाली लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म, लैक्टोज को ब्रेक कराना है। सुनने में इतना इजी है कि लैक्टोज को तोड़वाना है ग्लूकोज गैलेक्टोज में, सिंपल सा काम है। वो जीन जो वो एंजाइम बनाएगी वो काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, उसके पीछे और भी लोगों का हाथ है, सिर्फ अकेले उसकी मर्जी नहीं चल सकती। तो इसलिए उन्होंने नाम दिया था ऑपरेशनल यूनिट। बहुत सारे लोग, बहुत सारी जीन्स मिल के काम करेंगे एक फाइनल टास्क के लिए। तो उन्होंने ऑपरेशनल यूनिट की शॉर्ट फॉर्म बनाई थी ओपेरॉन्स, कि प्रोकैरियोट्स में ओपेरॉन्स काम करते हैं। हमने कहा था प्रोकैरियोट में पॉलीसिस्टोनिक अरेंजमेंट है, कई बार एक ही प्रमोटर के कंट्रोल में एक से ज्यादा सिस्टोन, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड बनाने की इंफॉर्मेशन भी आती है। तो देयर आर मेनी मेंबर्स वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल। ठीक है, सिंगल व्यू में देख लो, रिटन वर्क कंप्लीट करो ये वाला, फिर बढ़ते हैं आगे। तो जेकब और मोनोड ने लैक ओपेरॉन सबसे पहले समझाया था हमें। लिखो ओपेरॉन में क्या क्या होता है। ओपेरॉन के अंदर पार्ट्स ऑफ ओपेरॉन, एक ऑपरेशनल यूनिट की अगर आप बात करते हैं तो आपके पास मान लो जैसे मैंने बात करी ऑपरेशन थिएटर की, तो एक पेशेंट चाहिए, एक सीनियर सर्जन होगा, एक जूनियर सर्जन होगा, कोई असिस्टेंट सर्जन होगा, कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट नर्सेस की टीम होगी। सर्जन के अलावा हो सकता है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी वहां पर हो सकता है कि वहां पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने एमबीबीएस कंप्लीट कर ली है लेकिन वो अपनी आगे की पढ़ाई सीख रहे हैं, तो वो इंटर्न्स हो सकते हैं। कई इंटर्न्स ऐसे हो सकते हैं जो अभी एमबीबीएस के फाइनल ईयर तक पहुंचे हैं, उनको डिसाइड करने का मन है भाई आगे हमें क्या करना है। किसी की ड्यूटी लगी हुई थी मान लो न्यूरो डिपार्टमेंट में, तो न्यूरो डिपार्टमेंट के सर्जन ने उस छोटे बच्चे को बोला जो अभी एमबीबीएस में है, फोर्थ ईयर वाले को बोल दिया कि बेटा आजा, चल खड़ा हो जाइए बस रूम में, देखियो कि क्या तू न्यूरो देख भी पाएगा या नहीं देख पाएगा। तो हो सकता है वो भी वहां पे खड़ा हो, वो भी शायद छोटी सी कोई हेल्प कर रहा हो, चाहे कैची पकड़ा रहा हो, कर रहा है कोई हेल्प, वो भी कुछ भी कर रहा हो। तो ऐसे ही हमारे ओपेरॉन यूनिट में क्या क्या मिलेगा, लिखो। सबसे पहले लिखो यू हैव अ प्रमोटर। फर्स्ट पॉइंट, प्रमोटर। प्रमोटर सेम प्रमोटर जो हमने पहले लिखा था। प्रमोटर वो रीजन है जहां आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ेगा। मान लो गलती से उस प्रमोटर में म्यूटेशन हो गई ना, म्यूटेशन पढ़ा था जेनेटिक्स में, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में। म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। अब ऐसे केसेस होते हैं जहां स्ट्रक्चरल जीन म्यूटेट नहीं हुई, प्रमोटर म्यूटेट हो गया। प्रमोटर भी तो हमने कहा था डीएनए का ही सीक्वेंस है, तो अगर ये प्रमोटर ही खराब हो जाए तो फिर तो वो जीन पूरी सही होने के बाद भी शायद काम ना कर पाए। तो हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का कॉन्सेप्ट इसलिए पढ़ा था। तो ये जो प्रमोटर है टेक्निकली तो ये जीन नहीं है, बट कभी कभी इसे प्रमोटर जीन कह देते हैं। इट इज नॉट अ रियल जीन। हमने कहा था जीन तो वो हिस्सा है जिससे आरएनए बनेगा, प्रमोटर से आरएनए नहीं बनता। प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड कराता है, और हमने कहा था प्रमोटर जहां खत्म होगा उसका नेक्स्ट बेस से स्टार्ट होती है, नेक्स्ट बेस से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। लेकिन अगर ये प्रमोटर खराब हो जाए तो जीन भी काम करनी बंद हो जाती है। तो कई बार प्रमोटर को प्रमोटर जीन बोल देते हैं इवन दो ये आरएनए वारएनए कुछ नहीं बनवा रहा है। फिर नेक्स्ट लिखो ऑपरेटर। नेक्स्ट लिखो ऑपरेटर। ऑपरेटर, ऑपरेटर की डेफिनेशन, ये वो रीजन है विच इज एडजेसेंट टू प्रमोटर। एडजेसेंट मतलब उसके साथ में होता है, उसके पास होता है। तो प्रमोटर, ऑपरेटर, ऑपरेटर वो रीजन है कई बार प्रमोटर के बराबर में और कई बार इसके पार्ट प्रमोटर से ओवरलैप भी कर जाते हैं। ऐसा भी होता है कई बार कि मान लो ये मेरा आरएनए है, दिस इज माय एमआरएनए, ठीक है, सॉरी, ये मैंने बनाया डीएनए,
हमने कहा था डीएनए का एक रीजन होता है पूरा का पूरा जिसे हम प्रमोटर कहते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि ऑपरेटर हो सकता है जस्ट इसके साइड का रीजन हो जो ऑपरेटर का काम करे, या ऐसा केस भी देखा गया है कि प्रमोटर का ही सीक्वेंस इट इज ओवरलैपिंग विद द ऑपरेटर। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इतनी सारी चीजें हैं कि वो इमेजिन से ही परे हैं। तो नॉर्मल केस में हम यही बोलते हैं कि ऑपरेटर वो रीजन है जो प्रमोटर के साथ होता है, एडजेसेंट उसके बिल्कुल पास होता है, और इस पे रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट आके जुड़ता है। एक जीन होती है रेगुलेटरी जीन, उसका प्रोडक्ट सिर्फ ऑपरेटर से ही आके इंटरेक्शन दिखाता है, बाकी कहीं नहीं। तो प्रमोटर वो जगह है जहां पॉलीमरेज आता है, ऑपरेटर वो जगह है जहां पर रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट आता है। और ये ऑपरेटर या तो प्रमोटर के जस्ट बराबर होगा या हो सकता है ओवरलैप भी कर रहा हो। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। नेक्स्ट लिखो रेगुलेटरी जीन। नेक्स्ट रेगुलेटरी जीन। नेक्स्ट इज रेगुलेटरी जीन। क्या है रेगुलेटरी जीन? इट सिंथेसाइजेस अ प्रोडक्ट विच बाइंड्स टू ऑपरेटर साइट। हमने क्या कहा? ऑपरेटर पे रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट आता है। तब साइंटिस्ट ने देखा कि वो जो प्रोडक्ट है वो जिस जीन से बनता है उस जीन को नाम दे दिया रेगुलेटरी जीन। जो भी प्रोडक्ट इस ऑपरेटर पे आके जुड़ेगा वो जिस जीन से बन के आया है उस जीन को बोल देंगे रेगुलेटरी जीन। तो इट सिंथेसाइजेस अ प्रोडक्ट विच बाइंड्स टू ऑपरेटर साइट एंड कॉजेस द स्ट्रक्चरल जीन्स टू टर्न ऑन या ऑफ। ये जो प्रोडक्ट बनता है, रेगुलेटरी जीन का जो प्रोडक्ट है, वो जब ऑपरेटर पे जाके जुड़ेगा तो जो आपकी मेन जीन्स हैं, स्ट्रक्चरल जीन मेन जीन थी, या तो वो काम करने लगेगी या वो काम करते करते रुक जाएगी। तो दोनों में से एक चीज हो सकती है। तो रेगुलेटरी जीन उस जीन को कहते हैं जिसका प्रोडक्ट ऑपरेटर से जुड़ता है और जुड़ने के बाद वो जीन्स को या तो ऑन कराएगा या वो जीन्स को ऑफ कराएगा। एंड लास्ट इज योर स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन हमने पहले भी कहा था ये वो मेन जीन है। दे आर द मेन जीन विच कोड फॉर एंजाइम फॉर सबस्ट्रेट मेटाबॉलिज्म। लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए उनकी जो जीन्स है वो स्ट्रक्चरल जीन कहलाएंगी। जो भी चीज का मेटाबॉलिज्म कराना है उसके लिए जो एंजाइम्स चाहिए, उन एंजाइम को बनाने के लिए जीन चाहिए, उन जीन्स को बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स। सिंगल व्यू में देख लो एक एक पॉइंट। ठीक है, तो एक ओपरॉन में हमें यही सब मिलेंगे। प्रमोटर मिलेंगे, ऑपरेटर्स मिलेंगे, रेगुलेटरी जीन मिलेगी, स्ट्रक्चरल जीन मिलेगी। सिंगल व्यू। नेक्स्ट पॉइंट देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेशन। ओपरॉन में पॉजिटिव रेगुलेशन हो सकता है, ओपरॉन में नेगेटिव रेगुलेशन हो सकता है। पॉजिटिव रेगुलेशन एंड नेगेटिव रेगुलेशन कैसे डिसाइड होगा ये? हमने बोला एक जीन होती है जिसको बोलते हैं रेगुलेटरी जीन। हमने बोला ये रेगुलेटरी जीन कोई प्रोडक्ट बनाता है। हमने कहा ये जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ कहां जाके बाइंड करेगा? हमेशा बाइंड्स टू ऑपरेटर। ध्यान देना, रेगुलेटरी जीन से प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट हमेशा ऑपरेटर पे जाके बाइंड करता है। अब दो चीजें हैं, प्रोडक्ट बाइंड टू ऑपरेटर और बाइंड करने के बाद जो आपके एंजाइम बनाने वाली जीन्स हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स हो गई ऑन।
वो पहले काम नहीं कर रही थी, इसके बाइंड करने के बाद इन्होंने काम करना शुरू किया है। तो अब ऐसे केस में रेगुलेटरी जीन का जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को आप बोलोगे एक्टिवेटर। और ये जो प्रोसेस है इसको आप बोलते हो पॉजिटिव रेगुलेशन। दिस इज नोन एज द पॉजिटिव रेगुलेशन। तो रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट जब ऑपरेटर में बाइंड कर जाएगा तब आपको देखना है कि जीन्स ऑन हुई या ऑफ। अगर जीन्स अब काम कर रही हैं तो इस प्रोडक्ट को एक्टिवेटर बोलोगे और रेगुलेशन को पॉजिटिव। लेकिन अगर उल्टा हो रहा है, रेगुलेटरी जीन ने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट ऑपरेटर पे गया और वो जीन्स अच्छा खासा काम कर रही थी, स्ट्रक्चरल जीन्स काम कर रही थी, वो एंजाइम बना रही थी, लेकिन इसने इसको बंद करा दिया। अच्छा खासा काम कर रही थी, बट जब ऑपरेटर से ये प्रोडक्ट जुड़ा तो इसने स्ट्रक्चरल जीन्स को बंद करा दिया। ऐसे केस में ये जो प्रोडक्ट है, दिस प्रोडक्ट विल बी नोन एज रिप्रेसर। और इस केस में जो रेगुलेशन होता है उस रेगुलेशन को कहते हैं नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ ओपरॉन। तो रेगुलेटरी जीन के प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं। ये जो प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं वही ये प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। तो जब भी आपको ये पॉजिटिव रेगुलेशन नेगेटिव रेगुलेशन मिलता है तो ये रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट से डिसाइड होता है। और कब डिसाइड होगा? जब ये प्रोडक्ट ऑपरेटर पे जुड़ जाएगा, उसको देख के बताया जाता है कि रेगुलेशन को पॉजिटिव बोलेंगे या रेगुलेशन को नेगेटिव बोला जाएगा। जब तक वो फ्री फॉर्म में तब तक कुछ नहीं पता चलेगा। जुड़ गया ऑपरेटर पे, जीन्स को ऑन करा दिया तो बड़ा अच्छा आदमी है, आपने से बोला एक्टिवेटर और रेगुलेशन को बोला पॉजिटिव। लेकिन अब आप किसी और केस में देख रहे हो कि ये जो जीन का प्रोडक्ट है जब ऑपरेटर से जुड़ गया उसके बाद अच्छी खासी जीन्स को इसने ऑफ करा दिया है, काम करने से बंद कर दिया है। तो अब आप इस प्रोडक्ट को एक इनहिबिटर बोलोगे, रिप्रेसर बोलोगे, और आप बोलोगे भाई ये तो नेगेटिव रेगुलेशन चल रहा है। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेशन। फिर नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ ओपरॉन ऑन बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट बिहेवियर। टाइप ऑफ ओपरॉन ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट बिहेवियर। जिस सबस्ट्रेट के लिए वो ओपरॉन चल रहा है, जिस सबस्ट्रेट के लिए वो ओपरॉन चल रहा है उसका बिहेवियर क्या है। सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, या सबस्ट्रेट एब्सेंट है। एब्सेंट की जगह रुक जाओ। ओपरॉन को डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। एक केस हम लिख रहे हैं, एक केस में आप बोलते हो ओपरॉन को इंड्यूसिबल, और एक केस में आप ओपरॉन को बोलते हो रिप्रेसिबल। आइदर द ओपरॉन विल बी रिप्रेसिबल या द ओपरॉन विल बी इंड्यूसिबल। क्या मतलब है इसका? ओपरॉन के टाइप सबस्ट्रेट के बिहेवियर के ऊपर देखते हैं अब हम। अब मान लो
substrate is present and it causes structural genes on. सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में जो उसकी स्ट्रक्चरल जीन्स है वो ऑन हो जाती हैं, वो काम करना शुरू कर देती हैं। सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में स्ट्रक्चरल जीन्स ऑन हो चुकी हैं, तो ऐसे ओपरॉन को कहते हैं इंड्यूसिबल ओपरॉन। इस केस में जो हमारा सबस्ट्रेट है उसे इंड्यूसर कहते हैं। रिप्रेसिबल ओपरॉन के अंदर वो सबस्ट्रेट जितना ज्यादा प्रेजेंट होता जाएगा, ध्यान देना यहां पे सबस्ट्रेट प्रेजेंट होने से जीन्स ऑन होती जाती हैं। रिप्रेसिबल ओपरॉन अगर है तो सबस्ट्रेट अगर ज्यादा होने लग जाए, मोर सबस्ट्रेट causes its genes to turn off। अब यहां पे जब सबस्ट्रेट ज्यादा होता है तो वो जीन्स को बंद करा देता है। तो एक तरीके का फीडबैक इनहिबिशन चल रहा है। फीडबैक इनहिबिशन, वो सबस्ट्रेट कम है तो जीन्स काम कर रही हैं, सबस्ट्रेट ज्यादा होता जा रहा है तो वो अपनी ही जीन को बंद करा देता है कि मत करो काम और। तो फीडबैक में इनहिबिशन हो रहा है। तो ये दो टाइप के ओपरॉन्स होते हैं, इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिबल। इंड्यूसिबल ओपरॉन में वो सबस्ट्रेट अपनी जीन्स को ऑन करवा देता है, रिप्रेसिबल ओपरॉन में वो सबस्ट्रेट अपनी जीन्स को ऑफ करा देता है। ठीक है, अब जो कंफ्यूजन तुम्हें आती है, रिप्रेसिबल ओपरॉन के केस में सबस्ट्रेट को रिप्रेसर नहीं कहते, सबस्ट्रेट को रिप्रेसर नहीं कहते। ध्यान देना, रिप्रेसर वाली टर्म और एक्टिवेटर वाली टर्म हमेशा रेगुलेटरी जीन के प्रोडक्ट के लिए आती है। हम यहां पे क्या लिख रहे हैं, सबस्ट्रेट का बिहेवियर। सबस्ट्रेट कौन है, जिस चीज के लिए वो ओपरॉन काम कर रहा है। लैक्टोज का ओपरॉन है, वेलिन का ओपरॉन है, अराबिनोज का, हिस्टिडीन का, अराबिनोज का। वो किस कंपाउंड के लिए काम करना चाहता है, वो कंपाउंड इज नोन एज द सबस्ट्रेट। ठीक है, तो ये ध्यान देना। तो हो गया इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल ओपरॉन्स। फिर नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ जीन्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन। टाइप्स ऑफ जीन्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन। कुछ जीन्स ऐसी होती है हमारे सेल्स में जो हर वक्त काम करती हैं। एक बार अगर उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया तो जब तक वो सेल नहीं मर जाता वो जीन काम करती रहेगी मरते दम तक। तो उन जीन्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। और कुछ जीन्स ऐसे जिनके बड़े मजे हैं, कुछ टाइम उनको काम करना होता है, कुछ टाइम उनको रेस्ट मिल जाता है, वो ऑफ भी हो जाती हैं। तो जिनको बिल्कुल आराम मिला हुआ है सेल में, तो वो तो लग्जरी की लाइफ जी रहे हैं, उनको कहा जाता है लग्जरी जीन्स। तो ये दो टाइप की जीन्स हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव एंड लग्जरी। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन क्या है, ऑलवेज एक्सप्रेस्ड, इनका एक्सप्रेशन रुकता ही नहीं है। These genes are always on. एग्जाम्पल हम देखेंगे, लैक आई जीन। लग्जरी जीन्स की अगर हम बात करते हैं तो लग्जरी जीन्स आर नॉट ऑलवेज एक्सप्रेस्ड। ये हमेशा एक्सप्रेस नहीं होते।
कभी कभी ऑन होते हैं, कभी कभी बंद भी हो जाते हैं। तो इनको तो जिंदगी में कभी आराम नहीं मिलता, तो ऐसी जीन्स को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। और जो ऑन ऑफ होती रहती हैं वो होती हैं लग्जरी जीन्स। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एग्जाम्पल है वो है लैक जेड, लैक वाई और लैक ए जीन्स। ये कभी ऑन कभी ऑफ होती हैं, लेकिन बेचारा लैक आई जीन जो है वो हर वक्त काम करता है 24 घंटे, वो कभी बंद नहीं होता। तो ये हैं दो टाइप की जीन्स। सिंगल व्यू देख लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। दीज आर टू टाइप्स ऑफ जीन्स, कॉन्स्टिट्यूटिव एंड लग्जरी। कॉन्स्टिट्यूटिव हमेशा काम करते हैं, लग्जरी कभी काम करेंगे कभी नहीं करेंगे। ठीक है, पॉज करके काम पूरा कर लो। ओपरॉन को इंड्यूसिबल या रिप्रेसिबल किसके बेसिस पे बोलते हैं? सबस्ट्रेट के बेसिस पे। सबस्ट्रेट होगा, जीन काम कर रही है तो इंड्यूसिबल ओपरॉन। सबस्ट्रेट रिक्वायरमेंट से ज्यादा होता जा रहा है, जीन्स को ऑफ करा दे तो रिप्रेसिबल ओपरॉन। अगर सवाल आता है कि रेगुलेशन किस टाइप का है, तो वो रेगुलेटरी जीन के प्रोडक्ट से पता चलता है। और कब? जब वो बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर पे। बाइंड करने के बाद जीन्स ऑन होती हैं, तो प्रोडक्ट इज एक्टिवेटर, रेगुलेशन इज पॉजिटिव। बाइंड करने के बाद स्ट्रक्चरल जीन्स का काम बंद करा दिया, तो प्रोडक्ट इज रिप्रेसर, रेगुलेशन इज नेगेटिव। हर एक चीज का अपना यूनिक मतलब है, अपने मर्जी से किसी भी को कभी भी मत जोड़ देना। हेडिंग डाल लो लैकोप्रॉन। हेडिंग डाल लो लैकोप्रॉन। लैकोप्रॉन किसके लिए होता है? लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए होता है। इट इज फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। इट फंक्शंस फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। पहला पॉइंट, इट इज अंडर पॉजिटिव रेगुलेशन। इट इज अंडर पॉजिटिव रेगुलेशन। एनसीईआरटी ने खुद ये लिख के दिया है कि ये लैकोप्रॉन का जो पॉजिटिव रेगुलेशन है, उसके प्रोटीन्स अलग हैं, वो हायर लेवल पे पढ़ते हैं, वो इस लेवल पे नहीं पढ़ते। यही लैकोप्रॉन नेगेटिव रेगुलेशन के अंदर है। हम जो पढ़ते हैं एनसीईआरटी के लेवल पे वो ये पढ़ते हैं। पॉजिटिव रेगुलेशन के अंदर भी है, लेकिन वो आप पढ़ते नहीं हो, ये बस याद रखने की चीज है। नेगेटिव है जो हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंड्यूसिबल ओपरॉन है, मतलब लैक्टोज की प्रेजेंस में स्ट्रक्चरल जीन्स काम करेंगी। स्ट्रक्चरल जीन्स are switched on in presence of lactose। ठीक है, या फिर लैक्टोज का आइसोमर भी अच्छा काम करता है, उसे कहते हैं एलोलैक्टोज। तो इंड्यूसिबल ओपरॉन है। कब काम करता है? इट विल फंक्शन व्हेन glucose is absent and lactose is present as source of energy। तुमने एक ई कोलाई बैक्टीरिया को ऐसी पेट्री डिश में रखा है जहां पे ग्लूकोज है, तो वो सीधा ग्लूकोज लेके एनर्जी निकालेगा। लेकिन अब तुमने ई कोलाई को ऐसी कंडीशन में रखा है जहां तुमने उसे ग्लूकोज दिया ही नहीं है, कोई ग्लूकोज नहीं दिया तुमने उसे, लेकिन लैक्टोज देके छोड़ दिया है। लैक्टोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, लैक्टोज का नेचर क्या है? दे आर डायसैकेराइड्स। दे आर डायसैकेराइड्स। तो इसको पहले मोनोसैकेराइड में चेंज करना पड़ता है और फिर उससे रेस्पिरेशन कराई जा सकती है।
तो इकोलाई के पास कोई तरीका तो हो ये पता करने का कि कब इसको काम कराना है कब नहीं कराना है। तो ये लैक ओपेरॉन विल फंक्शन जब ग्लूकोज एब्सेंट होगा और सिर्फ लैक्टोज उसके पास एज एनर्जी सोर्स प्रेजेंट होगा। इंड्यूसर जो है यहाँ पे हमने कहा था उस सबस्ट्रेट को ही इंड्यूसर कहते हैं। तो लैक्टोज या एलोलैक्टोज होता है, बीटा गैलेक्टोसाइड टाइप की शुगर है, डायसैकेराइड टाइप की शुगर है। और एलोलैक्टोज देखा गया है कि इट इज द बेटर इंड्यूसर। लैक्टोज से ज्यादा अच्छा काम एलोलैक्टोज कराता है अपने स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से। तो ये सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं लैकोपेरॉन के। दीज आर ऑल द थ्योरेटिकल पॉइंट्स ऑफ लैकोपेरॉन। पॉजिटिव रेगुलेशन में भी है, वो हम पढ़ते नहीं है। नेगेटिव रेगुलेशन है जो हम पढ़ेंगे। इंड्यूसिबल ओपेरॉन है, सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में जीन्स काम करने लग जाएंगी। कब काम करेंगी? जब ग्लूकोज नहीं है और लैक्टोज ही है। तो लैक्टोज या उसका भाई एलोलैक्टोज ही हमारे इंड्यूसर हैं। इनको हम बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइड शुगर्स। इनमें गैलेक्टोज शुगर और ग्लूकोज शुगर होती है जो बीटा बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और डायसैकेराइड है, दो शुगर से जुड़ के एक मेंबर बनता है, दो मोनोसैकेराइड से जुड़ के बने हुए हैं। तो सेल चाहता है कि ठीक है मत दो ग्लूकोज, लैक्टोज अगर है तो मेरे पास तरीका है कि मैं लैक्टोज को अपने अंदर लेके लैक्टोज को ब्रेक करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज बना लूंगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से रेस्पिरेशन करा के एनर्जी ले लूंगा। तो सेल के पास ये तरीका है। अब सेल को डिसाइड करना है कब ये काम करेगा कब ये काम नहीं करेगा। मान लो तुमने सीधा ग्लूकोज दे दिया ऐसे, तो तुम्हें इस ओपेरॉन को काम कराने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती में क्यों वो एंजाइम्स बनाओ जो लैक्टोज के लिए, जब लैक्टोज दिया ही नहीं तुमने तो ग्लूकोज दे दिया सीधा। तो कोई तरीका होना चाहिए कि इसका आरएनए ना बन पाए उस टाइम पे। तो लैक ओपेरॉन के अंदर दो कंडीशंस हम देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन, एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। आपके पास इंड्यूसर नहीं है, यू डोंट हैव द इंड्यूसर। डीएनए है आपके पास। अब इस डीएनए का ये एक रीजन है जो प्रमोटर है। इस प्रमोटर के बाद फिर जो रीजन है ये रेगुलेटरी जीन का पोर्शन है। फिर एंड में एक टर्मिनेटर है जो एनसीईआरटी ने नहीं दिया। टर्मिनेटर है, इस टर्मिनेटर के बाद फिर से एक नया प्रमोटर है। प्रमोटर के साथ ऑपरेटर रीजन है और फिर ये एक रीजन है जो जेड जीन, फिर डीएनए का एक रीजन वाई जीन, फिर डीएनए का लास्ट रीजन ए जीन। और इस ए के बाद इसका टर्मिनेटर है। एनसीईआरटी ने अपने डायग्राम्स में टर्मिनेटर्स नहीं दिखाए हैं। तो द रेड कलर इज फॉर टर्मिनेटर। तो आई जो है आपकी वो रेगुलेटरी जीन के लिए है, क्योंकि ये इनहिबिटर बनाता है। आई इज फॉर इनहिबिटर। पहली केस क्या है? एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं है, लैक्टोज या एलोलैक्टोज प्रेजेंट नहीं है। तो क्या होता है? इसके से ट्रांसक्रिप्शन हुआ, पॉलीमरेज आया, आरएनए पॉलीमरेज आया, प्रमोटर पे जुड़ गया। ट्रांसक्रिप्शन कराया इस आई जीन का, तो उससे बना के दिया इसने रिप्रेसर एमआरएनए। इस रिप्रेसर एमआरएनए से इसका ट्रांसलेशन हुआ, तो इससे एक प्रोटीन बना।
इसको हम बोल रहे हैं रिप्रेसर प्रोटीन। अब हमने क्या कहा था, द प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटरी जीन बाइंड्स टू ऑपरेटर रीजन। तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये जाके ऑपरेटर पे जुड़ गया। रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर पे जुड़ गया। अब बेचारा आरएनए पॉलीमरेज आया कोई दूसरा, यहां पे तो टर्मिनेटर लगा है ना, तो ये पॉलीमरेज तो हट जाएगा। अब ये जो पॉलीमरेज है यहां आना चाहता है लेकिन ये बाइंड नहीं कर सकता। आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट बाइंड टू प्रमोटर। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि रिप्रेसर ऑपरेटर पे जाके बैठा हुआ है, जगह घेर रखे, कहता है मैं पॉलीमरेज को नहीं आने दूंगा। अब अगर पॉलीमरेज नहीं आ रहा तो ये जो ZYA है ये बेचारे ट्रांसक्राइब ही नहीं हो पा रहे। ट्रांसलेशन तो बाद में होगी, ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं हो रहा। नो ट्रांसक्रिप्शन, नो mRNA। तो इसका मतलब ये ZYA जो तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स है मेरी, ये पड़ी हैं ऑफ। ठीक है, हमने क्या कहा था, इफ द प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटरी जीन बाइंड्स टू ऑपरेटर एंड टर्न्स द स्ट्रक्चरल जीन्स ऑफ, तो रेगुलेशन को नेगेटिव रेगुलेशन बोलेंगे और प्रोटीन को रिप्रेसर या इनहिबिटर बोलेंगे, और इसीलिए रेगुलेटरी जीन को बोल दिया इनहिबिटरी जीन। तो जब इंड्यूसर नहीं है, जब लैक्टोज या एलोलैक्टोज नहीं है, तो इस मैकेनिज्म के जरिए इन जीन्स को ट्रांसक्राइब होने से रोका जाता है कि इनके बेफालतू में एंजाइम्स ना बने, क्योंकि इनका काम नहीं है। सिंगल व्यू में देख लो इसको, सिंगल व्यू में देख लो। नेक्स्ट केस हम बनाएंगे प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। नेक्स्ट केस प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। लैक्टोज या एलोलैक्टोज कोई भी है, दोनों में से वो प्रेजेंट है। ये रहा पूरा डीएनए का टुकड़ा। क्या क्या देखा था हमने इसमें, ये स्टार्टिंग का पोर्शन प्रमोटर, फिर ये पोर्शन इनहिबिटरी जीन का पूरा, फिर हमने कहा एक रीजन है, ये सारा का सारा रीजन हो गया हमारा टर्मिनेटर, नया प्रमोटर, ऑपरेटर, Z वाला सिस्ट्रॉन, Y वाला सिस्ट्रॉन, A वाला सिस्ट्रॉन, और इसके एंड में लगा हुआ है टर्मिनेटर। ये लगा हुआ टर्मिनेटर। क्या प्रोसेस चल रही है, हमने कहा आई जीन जो है, इसी को लैक आई जीन लिखा था। हमने कहा ये कुछ भी हो, चाहे इंड्यूसर हो या ना हो, ये आरएनए बनाना नहीं छोड़ता। आरएनए से बनेगा, उस आरएनए से रिप्रेसर प्रोटीन भी बनेगा। इस पे पॉलीमरेज आके कभी भी बैठ सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। अब हमने कहा कि इंड्यूसर प्रेजेंट है, हमने कहा इंड्यूसर प्रेजेंट है, तो मान लेते हैं ये मेरे इंड्यूसर मॉलिक्यूल्स हैं। लैक्टोज ले लो या एलो लैक्टोज ले लो, कुछ भी ले लो, ये क्या करेंगे, दे विल बाइंड टू रिप्रेसर। और बाइंड करने के बाद क्या होगा,
ये जो पूरा का पूरा रिप्रेसर था, इस रिप्रेसर से ये इंड्यूसर मॉलिक्यूल जुड़ चुके हैं। तो ये हो गया एक इनएक्टिव रिप्रेसर। ये जाके ओ पे बाइंड नहीं कर सकता, इसके स्ट्रक्चर में ऐसे चेंजेस ला देता है लैक्टोज जिससे कि अब ये ऑपरेटर पे जाके बाइंड नहीं कर सकता। इट कैन नॉट बाइंड टू ऑपरेटर। ठीक है, नहीं कर रहा बाइंड, अच्छी बात है। अब क्या होगा, पॉलीमरेज हंसी खुशी आके बैठ जाएगा यहां पे। आरएनए पॉलीमरेज को पहले जगह नहीं मिल रही थी। जब तक ऑपरेटर बैठा होता है तब तक ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये आके प्रमोटर पे नहीं बैठ पाता, दिक्कत होती है इसको यहां पे फिट होने में। लेकिन अगर लैक्टोज था, इंड्यूसर था, उसने रिप्रेसर को ही इनएक्टिव कर दिया, तो अब पॉलीमरेज हंसी खुशी आके प्रमोटर पे बैठा और प्रमोटर बैठ के क्या करेगा, 5 डायरेक्शन से 3 डायरेक्शन में जाएगा और क्या करेगा, ये एम आरएनए बना देगा जिसको हम बोलेंगे लैक एम आरएनए। एक प्रॉपर लैक एम आरएनए बना देगा। इस लैक एम आरएनए में स्टार्ट कोडॉन भी मिलेगा, स्टॉप कोडॉन भी मिलेगा, फिर स्टार्ट कोडॉन्स मिलेंगे और फिर स्टॉप कोडॉन्स मिलेंगे। जो बीच का रीजन है, इस स्टार्ट से स्टॉप के बीच में Z का सिस्ट्रॉन है, इस स्टार्ट से स्टॉप के बीच में Y का सिस्ट्रॉन, इस स्टार्ट से स्टॉप के बीच में A का सिस्ट्रॉन। तो ये है आपका लैक एमआरएनए। ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। ट्रांसक्रिप्शन अकर्स। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स है ये कैसी हो चुकी हैं, ऑन। तो हमने क्या कहा था, द प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटरी जीन बाइंड्स टू ऑपरेटर। स्ट्रक्चरल जीन्स हो गई ऑफ, तो प्रोटीन को रिप्रेसर बोलेंगे, रेगुलेशन को नेगेटिव। यहां हमने क्या देखा कि लैक्टोज की प्रेजेंस में जीन्स ऑन हो चुकी हैं, तो इसलिए ओपरॉन को हमने बोला था इंड्यूसिबल ओपरॉन। रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट अभी बना, बट क्या ये ऑपरेटर पे जुड़ पा रहा है, जुड़ता तो ये जीन्स को ऑफ ही कराता। क्योंकि ये जुड़ नहीं पा रहा तो आरएनए पॉलीमरेज ने इससे बना दिया लैक एम आरएनए, और उस लैक एम आरएनए से बहुत हंसी खुशी आगे जाके होगा इसका ट्रांसलेशन। इस लैक एमआरएनए का ट्रांसलेशन कराया जाएगा, और ट्रांसलेशन से हम देखेंगे ZYA से क्या क्या चीजें बनती हैं। तो ये है इंड्यूसर की प्रेजेंस में जो काम हो रहा है, रिप्रेसर को ही इनएक्टिव कर दिया गया है। तो स्ट्रक्चरल जीन्स हैव बीन टर्न्ड ऑन। अब हमने देखा ZYA कभी तो ऑन है कभी तो ऑफ है, तो वो लग्जरी है। लैक आई हमेशा काम कर रहा है, तो वो कॉन्स्टिट्यूटिव है। Z जो होता है, इसके ट्रांसलेशन से एंजाइम आता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है, इस एंजाइम का काम है ये लैक्टोज को तुड़वा के ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाता है।
वाई जीन जो है वो है परमिएज। इट अलाउज एंट्री of external lactose inside cytoplasm। भाई तुमने इकोलाई को इंजेक्शन थोड़ी मारा है, तुमने तो इकोलाई के मीडियम में लैक्टोज दिया है, तो वो जो मीडियम का लैक्टोज है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में आना चाहिए। तो परमिएज परमिएबिलिटी दिलाता है, परमिशन दिलाता है एक्सटर्नल लैक्टोज को अंदर आने के लिए। एंड ए स्टैंड्स फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज जो होता है इसके फंक्शन में आज भी कई चीजें अननोन है। इतना पता है दैट इट एड्स एसिटाइल टू बीटा गैलेक्टोसाइड शुगर। वो जो लैक्टोज या एलोलैक्टोज है उस पर एसिटाइल ग्रुप लगाता है। अभी भी इसके फंक्शंस अननोन है, बट कुछ फंक्शंस जो अभी पता है हमें वो ये है कि इस एसिटाइलेशन की मदद से कुछ ऐसे हार्मफुल बाय प्रोडक्ट बनते हैं जो सेल को हार्म नहीं करा पा रहे। तो ट्रांस एसिटाइलेशन इज स्टिल अंडर स्क्रूटिनी, अभी भी इसके बारे में चीजें पता चल रही हैं। तो ट्रांसलेशन से ये 3 एंजाइम्स बनते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांस एसिटाइलेज। अब जब लैक्टोज है ही नहीं तो इन तीनों की जरूरत नहीं होती, तो नेचर ने ऑटोमेटिकली क्या मैकेनिज्म रखा हुआ है ये वाला कि रिप्रेसर ऑपरेटर पे रहेगा और पॉलीमरेज को एक्ट नहीं करने देगा, तो जीन्स बंद रहेंगे। तो ये प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर में होता है और ट्रांसलेशन से ये चीजें बनती हैं। ठीक है, तो दिस इज द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। आपने कंट्रोल किया कि भाई ZY को काम कराना है या नहीं, और उसमें सिर्फ एक चीज का रोल नहीं है, प्रमोटर का भी रोल है, ऑपरेटर का भी रोल है, पॉलीमरेज का रोल है, सबका रोल दिख रहा है आपको, रिप्रेसर प्रोटीन का रोल है, लैक्टोज तक का रोल है। तो इतने सारी चीजें मिलके एक चीज को कंट्रोल कराते हैं। ठीक है, तो यही है सारा का सारा। ये एक मॉडल ओपरॉन दिखाया हुआ है, जस्ट अ मॉडल ओपरॉन। तो मॉडल ओपरॉन में यू हैव अ रेगुलेटर जीन, उसका अपना प्रमोटर है, उससे आरएनए से कोई रेगुलेटर प्रोटीन बना, मान लो mRNA। अब हमने बोला ये रिप्रेसर प्रोटीन हमेशा कहाँ जाके बाइंड करता है, ऑपरेटर पे। इस डायग्राम में ऑपरेटर और प्रमोटर कोइंसाइड कर रहे हैं, तो अगर ये यहां पे जाके जुड़ जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ पाएगा। फिर उन्होंने बोल दिया जीन ए है, जीन बी है, जीन सी है, बाद में टर्मिनेटर्स हैं। ये सारा एक ऑपरेशनल यूनिट बन रहा है, रेगुलेटरी जीन भी इसी का पार्ट है। अगर ये रिप्रेसर हुआ तो आरएनए पॉलीमरेज काम नहीं करेगा, और तुमने रिप्रेसर को ही इनएक्टिवेट कर दिया तो पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब करेगा, mRNA बनेगा, mRNA के ट्रांसलेशन से एंजाइम्स बनेंगे, एंजाइम से कोई बायोकेमिकल पाथवे काम करता रहेगा। तो इस तरीके से ये लोग काम करते पाए जाते हैं। यही है तुम्हारा फिर से लैक ओपरॉन। इस लैक ओपरॉन के अंदर यहां रेगुलेटरी खाली सीक्वेंसेस लिखा है, रेगुलेटरी जीन इतनी सी है, रेगुलेटरी जीन खाली लैक आई को बोल रहे हैं, प्रमोटर फॉर रेगुलेटरी जीन। फिर ये नया प्रमोटर है स्ट्रक्चरल जीन का, पॉलीसिस्टोनिक अरेंजमेंट दिख रही है, ऑपरेटर साइट है, Z से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y से परमिएज, A से एसिटाइलेज। क्या बताया एनसीईआरटी ने? एनसीईआरटी ने शो किया कि जब एब्सेंट है आपका इंड्यूसर, आरएनए बना, रिप्रेसर बना, ऑपरेटर पे जाके जुड़ गया, प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग दी ओपरॉन। अब ऊपर वाले केस में आरएनए पॉलीमरेज ZY को काम नहीं करने देता। अगर आपका इंड्यूसर प्रेजेंट है तो इंड्यूसर रिप्रेसर से जुड़ के रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर देता है। अब बड़े आराम से पॉलीमरेज यहां आएगा, मूव करेगा और लैक mRNA बना देगा। एक हिस्से में Z है,
एक हिस्से में Y, एक हिस्से में A। तो Z से गैलेक्टोसाइडेज, Y से परमिएज, A से ट्रांसएसिटाइलेज बनते जाएंगे। इसी चीज को फिर से देख लो एक बार। रेगुलेटरी जीन इज लैक आई। फिर उन्होंने बता दिया भाई प्रमोटर रीजन है, ऑपरेटर रीजन है, और फिर ZYA वगैरह है। इस लैक आई ने एमआरएनए बनाया, एमआरएनए से एक प्रोटीन बना, ये एक्टिव रिप्रेसर है। अब ये अपने इन साइट से जाके ऑपरेटर पे जुड़ जाता है, फिट हो जाता है। अब आरएनए पॉलीमरेज जुड़ ही नहीं पा रहा ढंग से, प्रॉपर जुड़ना था इसे प्रमोटर पे, जुड़ नहीं पा रहा, और जुड़ भी गया तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन जब एलो लैक्टोज या लैक्टोज में से कोई भी आया, ये जाके जुड़ गए यहां पे, जुड़ने की वजह से अब ये थोड़ा इनका डायरेक्शन बदल गया है, टेढ़े हो गए हैं ये, तो ये जाके ऑपरेटर पे नहीं जुड़ेंगे। पॉलीमरेज हंसी खुशी आया, उसने ZYA को ट्रांसक्राइब करा दिया। हर एक का अपना स्टार्ट अपना स्टॉप है, एवरीवन हैज इट्स ओन स्टार्ट एंड स्टॉप। Z का प्रोडक्ट गैलेक्टोसाइडेज, Y का प्रोडक्ट परमिएज, A का प्रोडक्ट ट्रांसएसिटाइलेज। ठीक है, तो ये है सारा ओपरॉन कॉन्सेप्ट। एनसीईआरटी देख लेते हैं तुरंत इसकी हम। प्रोकैरियोट्स में रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इज द मेन साइट। कॉपी में लाइन जा चुकी है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट अ गिवन प्रमोटर is regulated by interaction with accessory proteins। वो पॉलीमरेज अपने ही प्रमोटर से जुड़ भी पाएगा या नहीं, ये और दूसरे प्रोटीन्स डिसाइड कर रहे हैं। ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं, ये पॉजिटिव काम कर सकते हैं। मैंने कहा था रेगुलेटरी जीन का जो प्रोडक्ट है, वो जो प्रोटीन है रेगुलेटरी जीन का, ये अगर पॉजिटिव रेगुलेशन है तो इसे एक्टिवेटर बोलते हैं, और नेगेटिव रेगुलेशन के केस में उसे रिप्रेसर बोलते हैं। एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रमोटर रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए इज रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन विद ऑपरेटर्स। हमने क्या बोला, प्रमोटर रीजन आरएनए पॉलीमरेज एक्सेस कर पाएगा भी या नहीं। एक्सेस करने का मतलब है वहां तक जुड़ना, उसको यूज करना, वहां पे आके बैठना। वो ऐसा कर भी पाएगा या नहीं, ये किसके कंट्रोल में है, एक्सेसरी प्रोटीन्स के। ये जो प्रोटीन्स बना रहे हैं ये ऑपरेटर से ही जाके जुड़ते हैं। ये ऑपरेटर हमेशा साथ में होंगे प्रमोटर के। ठीक है, और क्या लिखा है, इन मोस्ट केसेस द सीक्वेंसेस ऑफ ऑपरेटर बाइंड अ रिप्रेसर। हर ओपरॉन का अपना खुद का ऑपरेटर, अपने खुद के रिप्रेसर्स होते हैं। लैक ऑपरेटर इज प्रेजेंट ओनली इन द लैक ओपरॉन, इंटरैक्ट स्पेसिफिकली विद लैक रिप्रेसर। किसी और से इसको फर्क नहीं पड़ेगा। एल्यूसिडेट करने का मतलब होता है किसी चीज का पता लगाना, किसी चीज को ढूंढना इज एल्यूसिडेशन। तो दो जेनेटिसिस्ट थे, जेकब एंड मोनोड। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ये पूरा ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन का सिस्टम ढूंढा था। इन्होंने कहा लैक ओपरॉन, जहां लैक का मतलब लैक्टोज है, पॉलीसिस्टोनिक जीन है, रेगुलेटेड बाय अ कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन्स। सच अरेंजमेंट इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया, और इस अरेंजमेंट को ऑपरेशनल यूनिट या ओपरॉन कहते हैं। फॉर एग्जांपल लैक ओपरॉन, टीआरपी ओपरॉन ट्रिप्टोफैन का ओपरॉन है। ये ओपरॉन पढ़ना नहीं है तुम्हें, ये रिप्रेसिबल ओपरॉन्स में से आता है, और यहां पे भी नेगेटिव रेगुलेशन दिखती है। ARA ओपरॉन अराबिनोज नाम की शुगर के लिए होती है। हिस ओपरॉन हिस्टिडीन नाम के कंपोनेंट के लिए है। वैल ओपरॉन वेलाइन मेटाबॉलिज्म के लिए है। लैक ओपरॉन के पास एक रेगुलेटरी जीन है जिसे आई जीन कहते हैं। आई का मतलब इंड्यूसर नहीं है, इसका डेरिवेटिव है इनहिबिटर। 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, ZYA। आई जीन से रिप्रेसर आ रहा था, Z जीन से बीटा गैलेक्टोसाइड आता है,
जो रिस्पॉन्सिबल है हाइड्रोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ द डायसैकेराइड लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। वाई जीन परमिएज बनाता है, परमिएबिलिटी को बढ़ाता है सेल की, कि वो बीटा गैलेक्टोसाइड शुगर अंदर ले पाए। ए जीन से एसिटाइलेज आता है, इसका फंक्शन एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है। All three gene products in lac operon are required for metabolism of lactose. In most other operons as well, the genes present in the operon are needed together to function in the same or related metabolic pathway. बहुत सारी चीजें जुड़ के एक टास्क अचीव करा रही हैं। लैक्टोज ही आपका सबस्ट्रेट है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का, ये रेगुलेट करता है स्विच ऑन या ऑफ द ओपरॉन, तो इसीलिए लैक्टोज को बोल दिया इंड्यूसर। इन द एब्सेंस ऑफ अ प्रेफर्ड कार्बन सोर्स जैसे कि ग्लूकोज, अगर लैक्टोज इज प्रोवाइडेड तो लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल्स। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? रिमेंबर, a very low level of expression of lac operon has to be present in the cell all the time. एक बहुत 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 कम लेवल ऑफ लैक ओपरॉन का एक्सप्रेशन 2400 घंटे सेल में रहता है, बट बहुत माइन्यूट। कहने का मतलब है जरूरत आपको पड़ी है 1000 मॉलिक्यूल की, तो 10 मॉलिक्यूल शायद 2400 घंटे हर वक्त प्रोड्यूस होते हैं। तो वो जो थोड़े से मेंबर्स है ना, वो अलाउ करते हैं लैक्टोज को अंदर लाने के लिए। अगर जीरो परमिएज है सेल के अंदर, फिर तो लैक्टोज जिंदगी में कभी अंदर नहीं आ सकता। तो बहुत थोड़ा सा लेवल ऑफ लैक ओपरॉन का एक्सप्रेशन हमेशा रहता है, ठीक है। उसे हम बोलते हैं ओपरॉन लीकेज। नल तुमने बंद कर दिया, बट कई बार तो पानी चूता रहता है, तो बिल्कुल वैसी ओपरॉन लीकेज हमेशा रहती है। तो थोड़ा सा परमिएज हमेशा होगा, उससे एक्सटर्नल लैक्टोज अंदर आता है, ठीक है। अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट एंटर। यही लैक्टोज इंड्यूसेस द ओपरॉन। कैसे? रिप्रेसर ऑफ द ओपरॉन हर वक्त बनता है, कॉन्स्टिट्यूटिव है। ये रिप्रेसर हमेशा ऑपरेटर पे जाके जुड़ेगा, यही देखा है हमने। ये प्रिवेंट करता है आरएनए पॉलीमरेज को फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग दी ओपरॉन। ZYA को काम करने से रोक देता है। ये भी हमने देख लिया कि पॉलीमरेज नहीं जुड़ सकता अगर रिप्रेसर जुड़ा हुआ है। अब इंड्यूसर प्रेजेंट है, चाहे लैक्टोज हो चाहे एलो लैक्टोज हो, तब रिप्रेसर ही इनएक्टिवेट हो जाता है बाय इंटरेक्टिंग विद इंड्यूसर। लैक्टोज या एलोलैक्टोज खुद जाके जुड़ जाते हैं उससे, तो उसको काम ही नहीं करने देते। अब इससे क्या हुआ? वो जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको प्रमोटर का एक्सेस मिल गया। अब वो प्रमोटर पे जाके बैठ सकता है, ट्रांसक्रिप्शन करा सकता है। तो इट कैन बी विजुअलाइज्ड एज रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय इट्स सबस्ट्रेट। अपने ही सबस्ट्रेट की मदद से अपने ही एंजाइम्स ऑन हो रहे हैं, इसलिए हमने इसको कहा था इंड्यूसेबल ओपरॉन। ग्लूकोज या गैलेक्टोज इंड्यूसर का काम नहीं कर सकते। कैन यू थिंक फॉर हाउ लॉन्ग द लैक ओपरॉन वुड बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज? तो जब तक तुम लैक्टोज देते जा रहे हो, जब तक सेल को नीड है एनर्जी की, तब तक ये लैक ओपरॉन खुला रहेगा। बट जैसे ही तुमने सिस्टम को ग्लूकोज दे दिया वापस, तो ये लैक ओपरॉन बंद हो जाएगा। इस रेगुलेशन को जो हमने पढ़ा एनसीईआरटी में, इसको बोलते हैं नेगेटिव रेगुलेशन। इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव एज वेल, बट ये हम इस लेवल पे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में ले जाएंगे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को वी विल टेक टू द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक। आज के लिए इतना सैचुरेशन बहुत हो चुका है तुम्हारे लिए, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। अगली क्लास में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कर लेंगे, फिर आराम से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर थोड़े से चैप्टर्स बचेंगे, तो जो पहले बोर्ड्स के चैप्टर हैं हम पहले बोर्ड्स वाले चैप्टर कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम बाकी का चैप्टर कंक्लूड करेंगे। अच्छे से पढ़ना, लेक्चर को रिविजिट करना, रिवाइज करो लेक्चर चला के, नोट्स देखो, एनसीईआरटी वापस देखो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। टिल देन साइनिंग ऑफ।